हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, एग्जाम करीब आ रहे हैं और बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं कि पेपर कैसा आएगा, एक पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो इसी को देखकर डीओई ने एक प्रैक्टिस पेपर जारी करा है क्लास 9th मैथमेटिक्स का। तो ये जो पेपर है आपका 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक मार्क का 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी होंगे, कंपलसरी होंगे और कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 3 आवर्स में करने हैं। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है कि 3 घंटे में आप ये 38 क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये हम आपको बताएंगे कि 3 घंटे में आपका ये पेपर किस तरीके से होगा। और जब तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक आप ये पेपर जो है वो 3 आवर्स में नहीं कर पाएंगे। ये जो पेपर है आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है। तो इसी प्रकार से हम 5 वीडियोस बनाएंगे, हर एक सेक्शन की अलग एक वीडियो होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको कितना समय लेना है। और हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताएंगे हम किस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है, इसे बता दीजिए। तो आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश रहेगी हमारी। और हमारी ये जो वीडियोज़ होंगी ये आपकी कॉन्सेप्ट बेस पर रहने वाली हैं सारी वीडियोज़। तो आप अगर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। आपका हर एक कमेंट हमारे मोरल को बूस्ट करेगा, हमें मोटिवेशन देगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से और ये हमारी पहली वीडियो होगी। और इस वीडियो के अंदर हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। और जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज़। तो हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनफसानी अनावर्ती है तो वो संख्या है एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यानी अ नेचुरल नंबर, अ रैशनल नंबर, अ होल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है? ऐसा कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है? तो वो कौन सा नंबर है? तो आपको जल्दी से बताना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये एक ऑप्शन नंबर डी होगा, एक इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, आपको पेपर तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते। तो आपको अगर एमसीक्यू करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे आप कि पहले सॉल्यूशन नंबर डालेंगे 1। अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, एन इरेशनल नंबर, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन लिखेंगे और इसके साथ एन इरेशनल नंबर भी ज़रूर लिखें। इससे एक प्रेजेंटेशन रहती है, टीचर को भी लगता है कि आप एक अच्छा लिख रहे हैं। तो आप कुछ इस तरीके से आंसर देंगे अपना। तो पहले का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एन इरेशनल नंबर। आइए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा, इफ़ द पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। तो बताना है आपको कि अगर पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। तो हम इसे रफली सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। क्या दे रखा है हमें? पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरीमीटर जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है? पैरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। तो पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू में साइड। यानी इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं तो हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू में साइड, 180 सेंटीमीटर। तो साइड इधर ही रखेंगे हम और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी बच्चों? ये हमारी हर एक साइड 60 सेंटीमीटर की आ जाएगी। हमारी ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, हमारा ये भी 60 सेंटीमीटर होगा और हमारा ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे क्या कह रहा है? देन इट्स एरिया विल बी। तो हमें बताना है एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे √3/4
इंटू में साइड, साइड कितनी है आपकी 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू में 60 लिख सकते हैं हम इसको। 4 से ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 0, 20, 4 5 ज़ा 20। 60 की 90 से अगर हम मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 15 0 ज़ा 0, 15 6 ज़ा 90, तो ये हमारा आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना एरिया हमेशा स्क्वायर में निकल के आता है, यूनिट में दे रखा है तो यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के का मान बताना है। इफ 3,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। तो रैखिक समीकरण दे रखा है हमें, रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन मतलब हल दे रखा है, एक हल दे रखा है 3,0। तो देखिए आप, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम इसको। सॉल्यूशन नंबर 3 पर हमें दे रखा है कि अगर 3,0 इसका सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू 3 होगी, ये x होगा हमारा और ये हमारा y होगा। तो x 3 है और y 0 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि x की जगह हमें 3 रखना है और y की जगह हमें 0 रखना है, = 0। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, = k। तो 6 में 0 प्लस करेंगे 6 = k, तो k की वैल्यू क्या आई 6 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रहे बच्चों, वीडियो को पॉज करके हर एक सवाल को पहले खुद से करें एंड देन फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 तो कह रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ADC, तो आपको बताना है एंगल ADC, तो ये एंगल क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9.7 NCERT में कि ठीक है, तो सेंटर से, आर्क से सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड होता है, कोई भी एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर सबटेंड होने वाले एंगल से डबल होता है। अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। तो देखिए आप डायरेक्टली भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इन दोनों एंगल का टोटल कितना आ रहा है 60 + 30, तो 60 + 30 कितना हो गया 90, तो 90 आया था हमारा, तो 90 ये एंगल तो डबल होता है, तो इस वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा 45, यानी एंगल AOC, एंगल AOC यानी ये वाला जो एंगल होगा ये आपका डबल होगा एंगल ADC से, एंगल ADC से। तो AOC कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो 2 एंगल ADC, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका एंगल ADC आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्वेश्चन देखेंगे आप एक बार ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू। तो हमें हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का व्यास डैश सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें यह बताना है, तो हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, कितना गिवन है बेटा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 3πr² इज इक्वल टू 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू में r² ऐसे ही रहेगा आपका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा, और ये 22 भी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम देखें ध्यान से तो r कितना है आपका, r 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके 7 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बेटा r²। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम आपको पता होना चाहिए हेमिस्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर आपका ऐसा होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो r² ऐसे ही रखेंगे, इसे कट कर लेते हैं पहले, 3 1 ज़ा 3 और 1 बचा, 1 और 1 11, 3 3 ज़ा 9
और 3 3 9 2 बचा और 5 25, 3 8 24, 1 बचा 8 18, 3 6 18, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 6 12, 1 और 8 18, 2 9 18, 2 3 6, फिर ये 11 से कट हो जाएगा, 11 6 66, 3 बचा और 3 33, 11 3 33, तो 63 इंटू में 7 आ गया, तो 63 इंटू में 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 कितना होते हैं 21 का 2, 7 6 42 और 2 42 और 2 44, तो ये कितना आ गया हमारा 441, आर स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 441, तो 441 किसका रूट होता है 21 का होता है, तो 21 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका रेडियस। आपको क्या निकालना है डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर जो होता है यानी व्यास जो होता है वो आपका रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस हमारा कितना है 21 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर कितना आ जाएगा हमारा डी हमारा आ जाएगा बेटा 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इस पे डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो होगा बेटा वो हमारा ये होगा, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज आर। तो हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखो हमें ये याद रखना है जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे, तो यहाँ पे वेरिएबल पे कितनी पावर है 1 पावर है, यहाँ पे वेरिएबल पे कितनी पावर है 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर किस पे है 2, तो 2 पावर वाले पे कितने जीरोज होते हैं बेटा जितनी डिग्री होती है, तो डिग्री कितनी होती है 2, तो डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने होंगे बेटा 2 होंगे, 2 जीरोज होंगे, जीरोज 2 होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा देखो डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने होंगे 2 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये, तो इसे ध्यान से एक बार देख लेंगे आप। अ स्फेरिकल बलून्स रेडियस इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स व्हेन द एयर इज पम्प्ड इन इट। एक बलून है जिसके अंदर जिसका रेडियस जो है उसे मतलब एक स्फेरिकल बलून है, उस बलून को फुलाया गया, एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस मान लो आर है अभी, ठीक है ना आर है, या हम मान लेते हैं उसका रेडियस अभी 1 है, ठीक है 1 है, तो उसके अंदर हवा भरी गई, तो जब उसके अंदर हवा भरी गई बेटा तो क्या कह रहा है 3 टाइम्स व्हेन द एयर इज पम्प्ड इन इट, तो जब हवा भरी गई तो वो 3 गुना हो गया, उसका रेडियस 3 टाइम्स हो गया, यानी आर कितना हो गया अब आपका 3 हो गया, अगर रेडियस 1 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया। तो इफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून आफ्टर पंपिंग द एयर इज A2, तो पंप करने के बाद का जो सरफेस एरिया है उसको हमने A2 मान लिया, तो पहले सरफेस एरिया ऑफ बलून पंप करने से पहले का जो माना उसे हमने A1 माना, ठीक है, एंड इट्स सरफेस एरिया बिफोर पंपिंग द एयर इज A1, तो A1 माना हमने पंपिंग वाले को, और बाद वाले को हमने क्या माना A2 आफ्टर द पंपिंग, तो पंप करने के बाद इस बलून के अंदर हवा भरने के बाद उसे हमने किससे डिनोट करा A2 से, तो देखो इसका भी सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर, ठीक है, इसको हम R1 से डिनोट कर देंगे और इसको हम R2 से डिनोट कर देंगे, तो ये R1 हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर पंपिंग इन इट कितना बनेगा बेटा, इसे हम A2 से डिनोट करेंगे और ये 4 पाई R2 का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो हमने कह रहा है कि हमें इसका क्या बताना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 इज टू A2, तो हमें A1 इज टू A2 बताना है, तो A1 यानी A1 इज टू A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2, तो A1 4 पाई R 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R 2 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो R1 कितना है हमारा 1, तो R1 यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में R2 कितना था 3 टाइम्स था, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:9 आ गया, तो 1:9 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ द एंगल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 देन एंगल सी इज, तो हमें एंगल सी बताना है, तो एक ये एंगल है आपका, ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे ये एक डायग्राम है हमारा, तो इन द गिवन फिगर इफ द एंगल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 देन एंगल सी इज, तो एंगल सी बताना है हमें क्या होगा, अगर एंगल ए और A:B का रेशियो हमें गिवन है, A:B 2:3 गिवन है, तो ए को हम मानेंगे तो 2x और बी को हम मानेंगे 3x, तो अगर हम ध्यान से देखें एक लाइन है और इस पर 3 एंगल बन रहे हैं, तो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं इन सभी एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री प्लस A प्लस B, तो ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री है, तो 90 हमारा प्लस का है बच्चों, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए कितना था हमारा 2x प्लस बी कितना था हमारा 3x, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 5 90 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 18, तो हमें क्या चाहिए, देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो a प्लस सी, तो a प्लस सी लेंगे तो हमारा
180 होगा, और 180 जो होता है यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि एक्स आ चुका है। ए कितना है हमारा, ए है हमारा 2x, तो 2 इंटू में एक्स की जगह हमें 18 रखना है, तो ये कितना आ गया हमारा 36 डिग्री। तो ए हमारा 36 आ चुका है। तो जब ए हमारा 36 आ चुका है बच्चों, तो अगर हम देखें ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कितने डिग्री का है हमारा, 180 डिग्री का है। तो ए प्लस सी कितना है हमारा, 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का है, तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 36 डिग्री, प्लस सी कितना है हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 36 है, ये प्लस का 36 से उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो माइनस 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सी इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और सी हमारा कितना आ चुका बच्चों, 144 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, तो ध्यान से देखना है हमें इसे। तो क्या कह रहा है ये, द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड आर कॉल्ड। तो एक बार हिंदी में इसे पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, वे कौन जो एक अभिनिष्ट शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, या शीर्ष भिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्ष भिमुख कौन कौन से होते हैं, ये अभी देखते हैं हम, पहले इसको पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है, द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड। तो कह रहा है कि एंगल जो बन रहा है आपका, वो एक कॉमन वर्टेक्स से बन रहा है, वर्टेक्स यानी ये कॉमन वर्टेक्स है, और एक कॉमन साइड से बन रहा है, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो जब ये एंगल और ये, तो ये एक एंगल है जो कि आपका कॉमन वर्टेक्स से बन रहा है, वर्टेक्स यानी कोना, और कॉमन साइड ये आपकी कॉमन साइड हो गई। तो क्या कहलाएगा वो एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होगा। अगर 180 गिवन है, कह रहा है कि ये एंगल 180 डिग्री के हैं, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और मेंशन कर देगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो 90 डिग्री भी मेंशन करा है क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं करा, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हमारा नहीं होगा, ना तो हमारा बी होगा ना हमारा ए होगा। तो सी मतलब एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन साइड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्टिकल भी नहीं होगा। वर्टिकल क्यों नहीं होगा, वर्टिकल कौन से होते हैं आपके, वर्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं, ये एंगल वर्टिकली होते हैं। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये वर्टिकल होते हैं। तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड से नहीं बन रहा एंगल, तो इसी वजह से हम वर्टिकल एंगल्स नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा, आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा ये हमारा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। द कोस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 325 मीटर, 300 मीटर एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज। तो हमें एक कोस्ट ऑफ लेवलिंग बता रखा है कि ट्राइंगल में एक कोस्ट ऑफ लेवलिंग है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद ही हम इसे बता पाएंगे। सॉल्व करने के बाद इसे हम बता पाएंगे कोस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड। तो देखो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इसमें निकालना है क्या है, हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ पे दे रखा है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का जिक्र है, तो जब भी मीटर स्क्वायर का जिक्र होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो स्क्वायर में जिक्र होगा तो हम वहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगुलर फील्ड है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 10। तो एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसकी साइड हमें गिवन दे रखी है 325, 300 और 125 मीटर। तो ये सब हमें मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले हम कोस्ट ऑफ लेवलिंग निकालने के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए तीनों साइड अलग अलग हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूला का यहाँ उपयोग करेंगे। तो ए साइड से हम मान लेते हैं, ए हमारा इतना है, बी हमारा इतना है और सी हमारा इतना है। तो ए हमारा 325 है, बी हमारा 125 मीटर है और सी हमारा 300 मीटर है। तो हम यहाँ पे पहले सेमी पैरामीटर भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो 325 प्लस में 125 प्लस में 300 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया आपका 325 125 450 450 और 300 750। तो 750 अपॉन में 2 यानी 375 मीटर। तो आपका एस कितना आ गया 375 मीटर। तो अब हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हीरोन्स बाबा क्या कहते हैं हमारे, तो हीरोन्स बाबा कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस कितना है हमारा 375 और 375 माइनस ए कितना है हमारा 325 इंटू में 375 माइनस 125 इंटू में 300 375 माइनस 300। तो बस देखिए सबसे आसान तरीका होता है, बच्चे क्या करते हैं इसे माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप पहले इसकी वैल्यूज़ निकाल लें और इसके फैक्टर कर दें। तो 375 माइनस 325 कितना हो गया 50, 375 125 कितना हो गया 250, 375 300 कितना हो गया 75। तो बस आप इनके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं हम पहले 375 का। तो देखते हैं ये किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 1 बचा 5 15, 3 5 15। फिर किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 2 10, 2 और 5 25, 5 5 25, 5 से जा रहा है, 5 5 25, 5 1 5। तो इसके फैक्टर कितना आ गया 375 के, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। अब ऐसे हमें 50 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 50 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 2 4,
और 1 बचा 0, 2 5 ज़ा 10, 5 से कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया इसके पेयर 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 250 के फैक्टर कर लेंगे हम, तो 250 के कितना होगा, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10, 5 से चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ऐसे ही हम 75 के फैक्टर कर लेंगे, 75, 3 2 ज़ा 6, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 इंटू में 5 इंटू में 5, तो यह हम लिख देंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 5। तो इसके फैक्टर पेयर बना लेंगे हम, इसके बाद हर एक के 3 जिसके पेयर बनेंगे उसे हम बाहर लेकर आ जाएंगे। तो 3 का पेयर बन गया, तो एक 3, ये 3 बाहर आ गया हमारा। अब हम 5 का पेयर बनाते हैं, 5 और ये 5, तो ये 5 भी बाहर आ गया, ये 5 और एक ये 5, तो ये भी बाहर आ गया, ये 2 और ये 2, ये भी बाहर आ गए, ये 5 और ये 5, ये भी बाहर आ गए, और ये 5 और ये 5 बाहर आ गए, और ये 5 बाहर आ गए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, 150 आ गया हमारा ये, और इन तीनों की करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 125 0 ज़ा 0, 125 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 की 5 से करेंगे तो 625, 625 का 5 इधर और 62 कैरी इधर, 125 1 ज़ा 125 और 62 इधर, तो 187, 187, तो ये आपका आ गया 18,750 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ये निकल के आ गया। हमें लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, और हर एक कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो दे रखा है वो हमें दे रखा है, रेट दे रखा है हमें 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 रुपये कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, हर एक मीटर स्क्वायर की कीमत हमें 2 रुपये दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ज़्यादा समय नहीं लेते। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 का 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो 37,500 रुपीज़ इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आसानी से हो जाएगा, इसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डोंट सेटिस्फाई यूक्लिड्स एक्सिम, तो इनमें से हमें बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो यूक्लिड्स की एक्सिम को सेटिस्फाई नहीं करती। कौन सी एक्सिम सेटिस्फाई नहीं करती, तो देखते हैं हम ध्यान से। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये क्या यूक्लिड की एक्सिम है, बिल्कुल ये यूक्लिड की एक्सिम है। तो हम अगला देखते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये भी यूक्लिड की एक्सिम है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी आपकी यूक्लिड की क्या है, एक्सिम्स है। तो ये तीनों तो एक्सिम्स हैं। द होल इज लेसर देन द पार्ट, नहीं ये नहीं है। क्या कहता है वो, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये यूक्लिड की एक्सिम है, ना कि ये द होल इज लेसर देन द पार्ट। तो हमें कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आ जाता है एक क्वेश्चन इस टाइप का कि इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रेंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी बी के। तो ये कॉन्ग्रेंसी हमें पहले से दे रखी है, और देखें आप डायग्राम से भी हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि ए सी बराबर है ए डी के, वैसे भी हमें यहाँ से भी पता चल रहा है ए सी किसके बराबर है, ए डी के। तो ए सी ए डी के बराबर है, और ए डी कॉमन है, ए बी कॉमन है, ठीक है। ए बी क्या है इधर, कॉमन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इधर ए बी कॉमन है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट, ए सी डी कॉन्ग्रेंट है ए डी बी के। तो हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रेंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी बी के। तो एंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए डी बी के। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप करेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए डी बी के। तो आप देखो तो साफ दिख रहा है फिर आपको कि ए सी बराबर है ए डी के, और ए बी कॉमन हो गया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड वाला कॉन्ग्रेंसी रूल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखेंगे हम इसे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज आ। तो देखिए आप इधर भी हिंदी में भी देखेंगे एक बार, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभु विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है या वर्ग है, यानी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहाँ पे डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एक पैरेललोग्राम और एक नॉन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये तीनों चीज़ें आती थी, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये सब
इसी के पार्ट हुआ करते थे, तो हम इसका ऑप्शन जो लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल नहीं लगाएंगे, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर्स में भी डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस में भी आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन साइज इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्रीन। कह रहा है कि जो स्क्रीन साइज है, ठीक है, जो स्क्रीन साइज है उसका डिस्टेंस डायगोनली दे रखा है अपोजिट कॉर्नर से। अब मैन्युफैक्चरर कैन मेक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले स्क्रीन एज पर क्लाइंट्स डिमांड। तो एक मैन्युफैक्चरर ने क्लाइंट के डिमांड पर रेक्टेंगुलर डिस्प्ले तैयार करी, और अ क्लाइंट परचेज द डिस्प्ले स्क्रीन, एक क्लाइंट ने उसको परचेज करा, ऑफ साइज √70 यूनिट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर लास्ट ईयर। उन्होंने पिछले साल मैन्युफैक्चरर से √70 यूनिट्स स्क्रीन साइज की एक डिस्प्ले परचेज करी। फॉर एन अपग्रेड ही वांट्स द सेम टाइप ऑफ स्क्रीन विद अ लार्जर डिस्प्ले। अब वो चाहता है कि वो लार्जर डिस्प्ले खरीदे, तो द न्यू स्क्रीन साइज मस्ट बी मोर देन डबल। तो कह रहा है न्यू स्क्रीन साइज जो है वो डबल होनी चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 3 टाइम्स डेट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, और 3 टाइम्स से कम होनी चाहिए पुराने वाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन साइजेस मीट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कौन सी स्क्रीन साइज जो है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगी। तो हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन को देखकर। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लाइंट है, उसने एक डिस्प्ले खरीदी रेक्टेंगुलर, जिसका डायगोनल उसे मेजर किया जाता है डायगोनल के बेसिस पर। तो जिसका डायगोनल जो है √70 यूनिट की है। तो वो कह रहा है कि 14 क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि वो जो स्क्रीन नई वाली खरीदेगा, यानी जो नई स्क्रीन खरीद रहा है वो 2 टाइम्स से तो ज़्यादा होगी, यानी 2 इंटू में √70 से ज़्यादा होगी, मोर देन होगी, लेकिन 3 टाइम्स इस डिस्प्ले के 3 गुना से कम होगी, यानी इन दोनों के बीच की वो परचेज करेगा स्क्रीन। तो वो कौन सी परचेज कर रहा है हम ऑप्शंस में देखकर पता लगाएंगे, लेकिन हमें तो कोई दिख नहीं रहा इस टाइप का, तो नहीं दिख रहा, तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 रूट्स, अब ये 2 कब बाहर आता है? जब अंदर पेयर में होता है ये, तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 72 = 140, 142 = 280, तो √280। इसे भी, ये भी रूट के बाहर आया हुआ है, तो ये भी अंदर पेयर में होगा, 3 इंटू में 3, तो 73 = 210, 210 3 = 630, तो 630 ये हो गया। तो इनके बीच में देखना हमें कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। तो 280 √280 और 630 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही। तो 280 और 630 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही। 2 √70 नहीं, 580 ये आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ अ कॉनिकल केप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। इट्स स्लैंट हाइट इज। कह रहा है एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो हमें इसकी स्लैंट हाइट बतानी है। तो देखिए बहुत आसान सा है ये, आपको सिर्फ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। L = √h² + r²। तो h कितना है आपका? आपको दे रखा है हाइट 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर, प्लस r कितना दे रखा है आपको? 12, तो 12 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो अंडर रूट। तो 256 में 144 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 400। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 220 का होता है। किसका होता है? √400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का होता है। तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इसका आंसर जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते थे इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम लड्डू क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा लीनियर है? तो लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होती है, यानी वेरिएबल पे पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर, तो वो जो कहलाती है वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे डिग्री कितनी है? 2, हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर। ये हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो लीनियर कौन सा होगा? 1, जिसकी डिग्री 1 होगी। तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक है। तो हमें ध्यान रखना डिग्री 1 वाला लीनियर होता है। तो लीनियर ऑप्शन नंबर सी ये हो गया आपका। देखिए 17 क्वेश्चन, ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है। क्लास मार्क निकालना है हमें इंटरवल का। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर कितना 100 प्लस अपर कितना है 110/2। तो ये कितना आ गया 210/2, तो 105 आ गया इसका आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आई होप आप सभी को। तो अब हम 18 क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सभी बच्चे देखना इसे। 18 क्वेश्चन को कह रहा है बेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल, एक राइट एंगल है, ठीक है, ABC मान लीजिए इसको, ठीक है, ये आइसोसेलेस है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो यानी इसका बेस जो है वो 30 है, तो ये भी कितना होगा आपका 30 होगा। तो देखिए इसमें हम एरिया निकालना है, इट्स एरिया इज, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे एरिया।
एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हाफ इंटू में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से 1/2 इंटू में बेस कितना है 30, इंटू में हाइट कितनी है आपकी 30, हाइट ये रही आपकी, ठीक है। तो 2 15 30 होते हैं, 30 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 0 0, 15 3 45, तो ये कितना आ गया आपका 450। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे, जो कि असर्शन रीजन वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए असर्शन क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 35 डिग्री, b इज इक्वल टू 145 डिग्री, देन द एंगल्स a एंड b फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो लीनियर पेयर एंगल होता है। तो जब दो एंगल का सम 180 होगा तो वो लीनियर पेयर होगा। तो इसने जोड़कर देखिए 35 और 145 को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो क्या 180 बन रहा है ये, तो बिल्कुल बन रहा है ये 180 बन रहा है ये, तो यानी ये 180 बन रहा है तो लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। असर्शन ठीक है हमारा इसका मतलब। अब देखते हैं रीजन, द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। हाँ, लीनियर पेयर का हमेशा एंगल जो होता है वो 180 ही होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, हाँ बिल्कुल दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है हमारा और रीजन भी ठीक है। क्या रीजन जो है वो इसी के ऊपर कहा गया है, हाँ बिल्कुल। देखिए सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180, मैंने आपको बताया था सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180, तो 180 होता है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। असर्शन क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 देन k इज इक्वल टू 10। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं तो क्या k 10 आता है, चलिए चेक करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 20, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की जगह 1 रखना है, x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो x की जगह 1 रखते हैं। तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस k 1 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस का 2 भी उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो यानी असर्शन तो ठीक है हमारा, असर्शन क्या है ठीक है। तो रीजन देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx, x a है अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो fx, देन f माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू a रखते हैं तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हम माइनस a रखेंगे तो क्या वो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, यानी जीरो आएगी उसकी वैल्यू। तो ऐसा हर बार तो नहीं होगा, तो यानी रीजन जो है वो हमारा गलत है। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। माइनस a और a ये बराबर नहीं होगा, यानी 1 किसी जगह 1 रख देंगे और माइनस 1 रख देंगे तो जरूरी नहीं है कि ये 0 ही आ जाए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, असर्शन ठीक था हमारा और रीजन गलत था। तो ये हमारे सभी एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसा लगा तो हम उस चीज़ से सीख नहीं सकते, ठीक है। जब तक आप हमें बताएंगे तभी हम सीख पाएंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों तक ये क्वेश्चंस पहुंच पाएँ और वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। ऑल द बेस्ट।